स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर प्ले विद साइंस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के बारे में। और क्लास 12th के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था हमारा मुक्त मूलक से योगात्मक बहुलीकरण की विधियाँ। अब हम जो इसका सेकंड पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण के बारे में। देखो, अगर हम बात करते हैं मुक्त मूलक और आयनिक योगात्मक के बारे में, तो मुक्त मूलक में तो क्या बन रहे थे, आपके मुक्त मूलक बन रहे थे, लेकिन आयनिक योगात्मक में आपके आयन बनेंगे, यानी आपके धनायन भी बनेंगे और आपके ऋणायन भी बनेंगे। वैसे तो मुक्त मूलक से आपकी कई सारी बहुलीकरण अभिक्रियाएं हो जाती है, लेकिन कुछ बहुलीकरण अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो मुक्त मूलक से कंप्लीट नहीं होती। उसके लिए हमें आयनिक बहुलीकरण विधियों की हेल्प लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं जो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण विधि है उसमें क्या होता है। इसके अंदर कोई भी आपका धनायन या ऋणायन आता है और वो आपका किसी भी निष्क्रिय एकलक को या तो नाभिक से नहीं होकर उसके साथ धनायन बनाएगा या फिर उसके साथ ऋणायन बनाएगा। उसके बाद धनायन ऋणायन के साथ आपस में एकलक अणु आपस में जुड़ते जाएंगे और बहुलक का निर्माण करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ से समझेंगे। तो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण के अंदर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका धनायनी बहुलीकरण। देखो, जो धनायनी बहुलीकरण विधि है ना, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक तो उत्प्रेरक लेते हैं और एक हम लेते हैं सह उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के रूप में हम लेंगे लुईस अमल को। अब जो आपका लुईस अमल है, अगर हम उसको उत्प्रेरक के रूप में लेंगे तो आपको पता है लुईस अमल क्या करेगा, प्रोटॉन देने का काम करेगा। और वो जो प्रोटॉन हमें मिलता है वो आगे जाके जो आपके एकलक इकाइयाँ होती है, निष्क्रिय एकलक इकाइयाँ होती हैं, उनका कार्बोधनायन बनाती है और कार्बोधनायन बनाकर उनको सक्रिय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे। अब देखो, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर हम जो उत्प्रेरक लेते हैं वो लुईस अमल की अवधारणा पर आधारित है, तो इसलिए इसे अमल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। दो नाम है, आपको याद में रखना है, या तो इसे धनायनी बहुलीकरण कहेंगे या फिर इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें भी आपके 3 चरण हैं। जैसा कि पीछे हमने मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में भी पढ़ा था कि उसमें भी आपके 3 चरण थे। पहला आपका जो था श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा आपका श्रृंखला संचरण पद और जो आपका तीसरा था वो आपका श्रृंखला समापन पद था। ऐसे ही इसमें भी आपके 3 चरण जो है आपको देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट पद है या जो पहला पद है वो है आपका श्रृंखला प्रारंभन पद। जैसा कि आपको पता है कि श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शन है ना, पहले वो स्टार्ट होती है। कोई भी उत्प्रेरक आकर या फिर कोई भी आप बोल सकते हो यौगिक आकर पहले अभिक्रिया को शुरू करेगी। जैसे अभिक्रिया शुरू होती है, अभिक्रिया में आपके एकलक निष्क्रिय जो थे वो सक्रिय हो जाते हैं और उसके बाद वही सक्रिय एकलक अन्य निष्क्रिय एकलकों के साथ जुड़ते जाते हैं और उन्हें सक्रिय करते जाते हैं और इस तरीके से आपकी अभिक्रिया बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, तो सबसे पहले वाला जो पद है उसे अपने क्या बोलते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद बोलते हैं। और मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले वाले पद में क्या होगा कि आपका लुईस अमल के अकॉर्डिंग जो उत्प्रेरक है उसके साथ रिएक्शन होगा किसी सह उत्प्रेरक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर AlCl3 को तो हम बोलेंगे उत्प्रेरक और H2O को बोलेंगे हम सह उत्प्रेरक। आपको पता है कि चाहे उत्प्रेरक हो चाहे सह उत्प्रेरक हो, ये रिएक्शन को करवाने में हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है ये बाहर निकल जाते हैं। आपने उत्प्रेरक के बारे में क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और 11th में भी पढ़ रखा है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। अपने बोल सकते हैं वे रिजेंट जो अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग में अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित तो करते हैं लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर जो आपकी ये उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक है, ये दोनों क्या काम करेंगे, अभिक्रिया को स्टार्ट करने का काम करेंगे। जैसे ही हम उत्प्रेरक की अभिक्रिया सह उत्प्रेरक से करवाते हैं तो आपको पता है कि जो आपका वाटर होता है यानी जो आपका जल होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक तो OH- और एक H+। जैसे ही जल की रिएक्शन इससे करवाते हैं तो AlCl3 जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है OH- के साथ। क्या मिल जाता है आपको, AlCl3 OH- और एक हाइड्रोजन जो है वो आपको प्रोटॉन के रूप में मिल जाता है। अब जो ये प्रोटॉन है वो क्या करेगा, जो आपके पास निष्क्रिय एकलक इकाई होगी उसके साथ रिएक्शन करने का काम करेगा। अब यहाँ पर ये जो आपका प्रोटॉन है वो जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कार्बोधनायन।
आप लोगों ने कार्बोधनाइन कार्बोनिडाइन के बारे में 11th में पढ़ रखा है, तो मैं इसको अच्छे से नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने पीछे पढ़ रखा है, तो मैं ऊपर से बता देती हूँ कार्बोधनाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपका प्रोटॉन इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि देखो ये प्रोटॉन कब रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये उसी के साथ जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये सब बेसिक बातें हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि ये इस बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे शिफ्ट होंगे, इस पे चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव और इस पे चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की है अधिकता और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये प्रोटॉन मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये किसके साथ जाके जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले CH2 के साथ। क्लियर बात। तो अब ये हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ और यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। जब कार्बन के ऊपर धनायन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोधनाइन बोलते हैं, ये आपको पता है। अब देखो ये तो होगी हमारी जो इक्वेशन है या जो हमारी श्रृंखला है वो है स्टार्ट। अब ये जैसी श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है तो हमारा जो श्रृंखला प्रारंभ पद है वो यही समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो आपका पद है सेकंड वो स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। अगर हम बात करते हैं श्रृंखला संचरण पद के बारे में तो श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ पर जो आपका निष्क्रिय अणु है, एक तो आपका हो जाएगा निष्क्रिय अणु, एक हो जाएगा होता है कि जो आपका सक्रिय अणु है वो निष्क्रिय अणु को निष्क्रिय अणु के साथ जुड़कर उसे सक्रिय करने का काम करेगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, ये आपका हाइड्रोजन इसी के साथ जुड़ा हुआ है इस तरीके से हम ये लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये वाला हमने यहाँ पे ले लिया, ये क्या है आपका सक्रिय एकलक अणु और ये क्या है आपका निष्क्रिय एकलक अणु। अब ये जो आपका सक्रिय एकलक अणु है वो क्या करेगा, निष्क्रिय एकलक अणु के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो आपका कार्बोधनाइन है वो आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ। क्लियर बात। अब ये कंप्लीट आपका सक्रिय अणु हो चुका है। अब ये कंप्लीट सक्रिय अणु, यहाँ पर भी मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी। अब ये जो कंप्लीट आपका सक्रिय अणु है वो क्या करेगा, ऐसे कई सारे निष्क्रिय अणु के साथ जुड़ जाएगा। अब एक एक करके लिखने से अच्छा है कि हम आगे n लगा दें। n का मतलब आप समझते हो कि कई सारे अणु हैं ऐसे। अब जैसे ही आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। इसका मतलब है कि इस तरीके से आपके वाइनिल जो है इसके कई सारे अणु हैं और ये आपस में इस तरीके से जुड़ गए हैं। अब आपको पता है कि जितनी बार आप सक्रिय के साथ निष्क्रिय जोड़ोगे वैसे ही वो उसको पूरे को सक्रिय करता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अभिक्रिया बढ़ती जाएगी। अब अभिक्रिया रोकना भी जरूरी है, तो उसके लिए जो आपका लास्ट चरण है, ये जो लास्ट पद है उसे हम बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। अब श्रृंखला समापन पद के अंदर हम क्या करेंगे कि पीछे पहले तो हमने क्या लिया था, प्रोटॉन लिया था। अब श्रृंखला को रोकने के लिए हम लेंगे इसे। ये बात। अब जैसे ही हमारे पास जो बन चुका है बहुलक इकाई के रूप में, सक्रिय बहुलक इकाई के रूप में, अब उसे रोकना भी जरूरी है। जैसे ही इसकी रिएक्शन हम इससे करवाते हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना वो शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, इस OH- के साथ। अब जैसे ही हाइड्रोजन OH- के साथ बॉन्ड बनाने का क्या बन जाएगा, जल का अणु बाहर निकल गया आपका सह उत्प्रेरक के रूप में, और एक बाहर निकल जाएगा आपका AlCl3, ये बाहर निकल गया उत्प्रेरक के रूप में। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन मैं कम करूंगी तो यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ना कम ना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लगा दूंगी डबल बॉन्ड, ये आपका CH, ये आपका CHX। अब जैसे ही मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रही हूँ तो इसका कार्ब जो धनायन है वो क्या हो गया, खत्म, और यहाँ पर आपका उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक आपको एज इट इज दोबारा मिल गया। अब हम बात करेंगे ऋणायनी बहुलीकरण के बारे में। ऋणायनी बहुलीकरण के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो ऋणायनी बहुलीकरण की बात करें ना तो इसमें भी 3 पद है जो आपको ध्यान में रखने हैं। मुक्त मूलक में धनायनी बहुलीकरण और ऋणायनी बहुलीकरण, इन तीनों में ही ये तीनों पद जो है वो आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखो वैसे आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई भी रिएक्शन करवाई जाती है ना तो वो रिएक्शन एक बार में नहीं होती, वो हमेशा 3 चरणों में होती है या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जितना इजी हम एक पढ़ लेते हैं कि ना ये जुड़ गया और ये बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप इसको अच्छे से समझना। अब हम बात करेंगे कि पहले पद के बारे में जिसे हम कहते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद। आपको पता है श्रृंखला प्रारंभन पद का मतलब क्या है, वही चीज़ जो अभिक्रिया को स्टार्ट करने का काम करे।
अब देखो ऋणायनी पद की अगर हम बात करते हैं तो पहले जब धनायनी पद था तो उस टाइम हम क्या ले रहे थे, धनायन ले रहे थे। अब हम ऋणायनी पद की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऋणायन लेंगे, ठीक है। वहाँ पर तो हम अम्ल उत्प्रेरक की बात कर रहे थे, लुईस अम्ल उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एल्गिल सोडियम की बात कर सकते हैं, सोडामाइड की बात कर सकते हैं, उसे हम उत्प्रेरक के रूप में लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सीधे सिर्फ बी से शो करूँगी, बी यानी बेस, क्योंकि यहाँ पे हम क्षार लेके चल रहे हैं। पीछे हम क्या लेके चल रहे थे, अम्ल, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, क्षार। अब देखो पहले क्या होगा कि जो आपका क्षार है वो आपके किसी भी निष्क्रिय विनायन के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे ही ये निष्क्रिय विनायन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझना कि ये जो आपका बॉन्ड है ना वो शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर बात। जैसे ही बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाती है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसका मतलब होता है, इसमें नेगेटिव का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये नेगेटिव वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ, और ये आपका किसके रूप में रह जाएगा, नेगेटिव के रूप में। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये तो था आपका श्रृंखला प्रारंभन पद। जैसे ही आपका जो आपका एकलक होता है, जैसे ही वो सक्रिय हो जाता है आगे वो धीरे धीरे कई एकलकों के साथ जुड़कर अभिक्रिया को बढ़ाता रहता है, पता है आपको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड पद जो है वो है आपका श्रृंखला संचरण पद। अब श्रृंखला संचरण पद के अंदर क्या होता है कि ये जो आपका सक्रिय एकलक बना है वो अभिक्रिया करेगा अगेन किसी निष्क्रिय एकलक के साथ। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वही बॉन्डिंग शिफ्ट होगी, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात है। अब देखो जैसे इसकी बात करेंगे तो ये भी आपका क्या बन चुका है, कंप्लीट सक्रिय हो चुका है। अब ये सक्रिय दोबारा क्या करेगा, निष्क्रिय एकलकों के साथ अभिक्रिया करेगा। अब वही बात कि मैं बार बार लिखने की जगह एन लगा देती हूँ, इसका मतलब है कि कई सारे एकलक है यहाँ पर। अब जैसे ही मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगी तो ये इस तरीके से आपका जुड़ जाएगा। क्लियर। अब देखो इस तरीके से तो हमारी जो चेन है वो बढ़ती रहेगी। अब इसको रोकना भी जरूरी है। अब ये तो आपका बनता है कार्बन रिनायन। क्या बन गया आपका ये, कार्बन रिनायन। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सबने क्या बोलेंगे, कार्बन रिनायन। अब इस कार्बन रिनायन को हमें क्या करना है, जो कार्बन रिनायन का आपका बहुलक बन रहा है उसे हमें रोकना है। रोकेंगे तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत होगी, ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन से नहीं की जरूरत होगी, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला है तो एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी ना, वही इस रिएक्शन को रोक सकता है। पीछे हमारा पॉजिटिव बन रहा था तो हम एक क्या ले रहे थे, नाभिक से नहीं ले रहे थे, यानी नेगेटिव चार्ज वाला ले रहे थे। और अब हमारे पास क्या बच गया, नेगेटिव बच गया, तो इसके साथ हम क्या लेंगे, एक नाभिक से नहीं लेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन से नहीं लेंगे। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो क्या होता है कि ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये इसके साथ जैसे जुड़ेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2। जैसे यहाँ पर CH2 बनेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको पता है कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, CH2 और यहाँ पर आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्लियर बात है। तो यहाँ तक जो आपका टॉपिक था ऋणायनिक बहुलीकरण वाला समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा।